हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर 16 पाचन एवं अवशोषण, जो कि बहुत ही मोस्ट आईएमपी चैप्टर है, नीट एंड बोर्ड दोनों के लिए ही। और ये पूरी यूनिट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार नीट से जुड़ी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इसमें से ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा हैं। अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ से जैसे ये लाइन देख रहे हैं आप, हमारे भोजन के मुख्य अवयव, जी यहाँ से ये हमारे भोजन के मुख्य अवयव हैं प्रोटीन, वसा। तो गाइस इसको आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। इसमें से ही 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है घुमा घुमा के। जी, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसमें लिखा है हमारे भोजन के मुख्य अवयव हैं, तो वो बोलेगा, सामने वाला बंदा घुमाएगा कि निम्न में से भोजन के मुख्य अवयव कौन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कौन नहीं है। आपको ऑप्शन देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और इसके बाद दे देगा लवण, अम्ल, कुछ भी। तो आपको ये तीनों ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और इसके बाद अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। और भोजन से ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मरम्मत के काम आते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमने भोजन लिया, ठीक है, भोजन को अब हमने चबाया, तो ये इसमें भोजन में क्या रहता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा रहते हैं, और कुछ विटामिन भी रहते हैं और खनिज लवण भी रहते हैं। तो उनसे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारी बॉडी काम करती है। और इसके बाद जो कायिक पदार्थ रहते हैं ये हमारे आमाशय में डाइजेस्ट करते हैं और एंजाइम का स्त्रावण करते हैं, यानी कि एंजाइम निकालते हैं, ठीक है। और कुछ वृद्धि भी बॉडी में वृद्धि करते हैं और ऊतकों की मरम्मत करते हैं। यानी कि जैसे बॉडी में जैसे हमारे पिंपल्स वगैरह रहते हैं, तो ये इसके टिश्यू मर जाते हैं, तो इसके टिश्यू की मरम्मत में वृद्धि करते हैं, जिससे कुछ दिन बाद हमारे पिंपल्स भी ठीक हो जाते हैं। इसके आगे जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। तो यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि जल के कार्य बताइए, यानी कि जल के कार्य निम्न होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इसके कार्य क्या हैं, क्योंकि एक तो वह तो उपापचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और इसके बाद शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। निर्जलीकरण का मीन्स इसमें क्या है, यानी कि जैसे हम व्रत रखते हैं, यानी कि लेडीज रखती हैं ज़्यादातर करवा चौथ के टाइम पर, तो वो निर्जल व्रत रखती हैं, यानी कि जल नहीं पीती। तो ये मतलब जल है ना, उसी टाइम अपनी जैसे एक्स्ट्रा पीते हैं, तो ये उसी हानि को रोकता है, जिससे कि कोई हानि ना हो, ठीक है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता, अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इसी क्रिया को पाचन कहते हैं। तो गाइस देखिए, इसका मीन्स बहुत ही ध्यान से समझना, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये तो आपको बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही पूरी याद करके रखनी है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से सत्य कथन बताइए। तो ये पूरी की पूरी लाइन ये वो उठा के रख देते हैं, तो इसको आपने बहुत ही ध्यान से याद करना है, ठीक है। तो ये क्या है, शरीर में भोजन जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता। यानी कि हमने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद हम खाने को चबाते हैं, भोजन को चबाते हैं। यदि हम जैसे खाने को नहीं चबाएंगे तो वो अंदर थोड़ी जा पाएगा, ठीक है, अंदर नहीं जा पाता, इसलिए हम भोजन को चबाते हैं। तो इस लाइन का मीन्स वही निकला कि पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि भोजन को चबाकर छोटे अणुओं में हम विभाजित कर देते हैं और वो बोलस का रूप धारण कर लेता है, जिससे कि वह अपनी ग्रसनी में चला जाता है, ठीक है। अर्थात जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इसी क्रिया को पाचन कहते हैं। तो सुनिए ध्यान से, यानी कि जटिल पोषक पदार्थ मीन्स हमने भोजन खाया, ये हो गया हमारा जटिल पोषक पदार्थ,
ठीक है। अब अपशोषण इसका अंदर होना है हमारे, तो ये सीधा जा ही नहीं पाएगा, तो इसका अपशोषण कहाँ से होएगा? इसको हमने चबाया, ये जो अंदर गया बोलस बने, ठीक है। इसका जो चबाया है ये हुआ अपना सरल रूप में परिवर्तित हो गया, बस इसी क्रिया को इन्होंने पाचन कह दिया। और यह पाचन अब हमारे पेट में 2 प्रकार का होगा, यांत्रिक एवं रासायनिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो गाइस आपको ये लाइन बहुत ही ध्यान रखनी है। पाचन तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है? आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, एक ये वाली और एक ये पाचन वाली, आपको बहुत ही ध्यान से याद रखनी है, ठीक है। तो ये आप बहुत ही ध्यान से रखना। मनुष्य का पाचन तंत्र, वो पूछ सकते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र बना होता है, तो ऑप्शन आएगा आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से, आपको यही टिक करना है। और इसकी पूरा चैप्टर ये इसी पे, तो इसके आगे डिटेल से और पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब अपन आएंगे आहार नाल पर, ठीक है। तो आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वार बाहर की ओर खुलती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मीन्स एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको एक एक लाइन भी बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और एक लाइन भी नहीं छोड़ना है। तो आहार नाल अग्रभाग में यानी अपना फेस है, चेहरा, ये मुख से प्रारंभ, यहाँ से ओंठ है ना, ओंठ के अंदर से ही प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वार की ओर खुलता है। मीन्स पीछे स्थित गुदा द्वार यानी एनस की ओर खुलता है, ठीक है। और इसके बाद है मुखगुहा में खुलती है। इसका मीन्स क्या है? अपना मुख है, यानी कि ये लिप्स, अपने ओंठ जैसे यवन खोलते हैं, इसके अंदर आप देखिए, इसके जीभ के अंदर एक और अंदर आप उंगली डाल के देख सकते हैं, अंदर और गहरी गुफा टाइप में है, तो इसी को बोलते हैं हम मुखगुहा। तो इसका मीन्स हो गया मुखगुहा में खुलता है। ये भी पूछ सकते हैं कि मुखगुहा कहाँ खुलती है भाई? जब मुखगुहा में खुलता है तो मुखगुहा कहाँ खुलती है? तो आपको ध्यान रखना है, मुखगुहा खुलती है अपनी ग्रसनी में, ठीक है, ग्रसनी में। तो इसकी डिटेल दी है, मुखगुहा में कई दांत और एक पेशीय जिह्वा होती है। जी गाइस, ठीक है। मुखगुहा के अंदर हमारे यहाँ ये देखिए दांत भी हैं, जीभ भी है, और इसके ऊपर आप अपने दांतों के ऊपर जीभ लगाइए, यहाँ पे आपको थोड़ा स्पीड ब्रेकर्स आया एकदम से, ठीक है। और पीछे पीछे ले जाइए, थोड़ा आया चिकना चिकना टाइप में स्मूथ मसल, ये अपना है पैलेटाइन हड्डी। ये एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन इसमें से पूछा गया है कि मुखगुहा में कई दांत और पेशी जिह्वा होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है पैलेटाइन हड्डी, ठीक है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, मुखगुहा में 3 चीज़ें हो गई, कई दांत, एक पेशीय जिह्वा और पैलेटाइन हड्डी, ठीक है। अब दांत कहाँ स्थित होते हैं? तो प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है। ये जो दांत हमारे हैं, दांत हमारे एक गड्ढे टाइप में धंसे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? गर्तदंती, ठीक है, गर्तदंती। और मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं, यानी कि हमें छोड़कर और भी जो जीव हैं, गाय हैं, भैंस हैं, स्तनधारी जीव हैं, उनमें भी 2 तरह के दांत आते हैं। कैसे दांत आते हैं 2 तरह के? एक तो दूध के दांत बोलते हैं अपने यहाँ, नॉर्मल दूध के दांत, यानी कि अस्थायी दांत, या जो बच्चों के आते हैं गिर जाते हैं और फिर स्थायी रूप से आते हैं, फिर वो नहीं गिरते, तो ये हो गए अपने अस्थायी दांत अथवा दूध के दांत, ठीक है। अस्थायी दांत अथवा दूध के दांत जो वयस्कों में स्थायी दांतों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस तरह की दांत को, मतलब इसका मीन्स वही है, जो वयस्कों में स्थायी दांतों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जो दूध के दांत रहते हैं वो गिर के स्थायी दांत में प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जो नए वाले आते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को हम कहते हैं द्विवार दंती, ठीक है। तो बच्चों हमने 2 तरह के दांत देखे हैं, ठीक है। मनुष्यों में 2 तरह के दांत आते हैं, गर्तदंती और द्विवार दंती, ठीक है। और इसके बाद ये लाइन आ गई, ठीक है, वयस्क में 32 स्थायी दांत, ठीक है, वयस्क में 32 स्थायी दांत होते हैं। तो एनसीईआरटी ने ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात छिपाई है यहाँ पे, ठीक है। अब वो बात क्या छिपाई है? इन्होंने दिया है अकेला वयस्क में 32 स्थायी दांत होते हैं। तो वयस्क में अब हम किसे, यानी कि यहाँ से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन बन के आ चुका है, यहीं से घुमा के एनसीईआरटी ने केवल वयस्क के दांत दिए हैं, यानी कि वयस्क में, यानी कि 35 उम्र के व्यक्ति में मान लीजिए
ठीक है। तो इसके लिए हमारा डेंटल फॉर्मूला है, किसके लिए, वयस्क मनुष्य के लिए, यानी कि 35 उम्र से ऊपर वालों के लिए है हमारा। 1 मिनट, इसके लिए फॉर्मूला है हमारा 2100, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है 2123/2123। जी, तो इसका अपना 32 स्थायी दांत होते हैं, इनके लिए अपना फॉर्मूला है 2 1 2 3 अपॉन, ये 3 है, सॉरी आप समझ लेना, 2 1 2 3। तो ये किस प्रकार से है, देखिए, ये आगे के भाग हैं हमारे कृंतक, और ये 1 है, ये है हमारे रदनक। कृंतक यानी कतरने के लिए, यानी काटने के लिए, और रदरनक यानी रदरने, मतलब यानी अपन धागा काटते हैं ना जिस दांत से, उसको बोलते हैं अपन रदनक, ठीक है। और इसके बाद 2 1 फिर से 2 आया है ना, ये है अपना अग्र चवरणक, यानी ये चबाने के लिए आगे वाले दांत। और ये 3 रहते हैं अपने पीछे के सबसे लास्ट के चवरणक, यानी कि ये भोजन को चबाते हैं अच्छी तरह से, इनको अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो होगा अपना किसके लिए, वयस्क के लिए, ठीक है। अब बात आई शिशु के लिए, नीट में पूछा गया है और इस बोर्ड में भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो शिशु के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा आप। तो गाइस हमारा यहाँ तक हुआ था, वयस्क मनुष्य में इस 32 स्थायी दांत होते हैं। तो 32 स्थायी दांत के लिए दंत सूत्र ये है 2123/2123, 2123/2123। ये है अपने वयस्क मनुष्य के लिए, ठीक है। और ये आपको जो दिख रहा है 2122/2122, ये किसके लिए, ये है टीनेजर के लिए। टीनेजर यानी आप लोग जो 70 ईयर से 20 21, ये ठीक है, टीनेजर ये होते हैं 70 ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके लिए है 2122/2122। आप गाइस आपको तीनों डेंटल फार्मूला बिल्कुल ध्यान से याद रखना है, इस पे से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ये आप 2102 यानी 2102/2102, ये जो है ये है अपने शिशु के लिए। शिशु यानी 2 3 साल का बच्चा देख लीजिए आप, आपके घर में होगा, आप उसका मुंह खोल के जब दांत गिनेंगे तो उसके ये अग्र चवरणक प्रीमोलर दांत उसके गायब रहेंगे, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे लिखा है मैंने, कृंतक, रदनक, अग्र चवरणक, ठीक है। ये इसके हिसाब से 2 यानी कि 2 दांत पाए जाएंगे उसके कृंतक के, और 1 पाया जाएगा रदनक, और अग्र चवरणक बच्चा में नहीं पाया जाएगा, और 2 पाए जाएंगे चवरणक पीछे वाले, ठीक है। इस हिसाब से आप इनको भी लगा सकते हैं 2 1 2 3 के हिसाब से, ठीक है। ये 4 नेम इसी प्रकार हैं, पहला वाला है कृंतक, दूसरा वाला है रदनक, तीसरा वाला है अग्र चवरणक, और अपना चौथा वाला है चवरणक, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, ये देखिए जिनके 4 प्रकार होते हैं, कृंतक, रदनक, चवरणक और अग्र चवरणक, ठीक है। ये हुआ अपने 4 प्रकार के दांत, कौन कौन से, कृंतक, रदनक, अग्र चवरणक और चवरणक, ठीक है। अब इसके बाद आता है ऊपरी एवं निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था, यानी अपना जो ऊपरी है, ऊपरा वाला जबड़ा और निचला वाला जबड़ा, इसके ओनली आधे भाग के दांतों की व्यवस्था को क्या कहते हैं, दंत सूत्र कहते हैं। इसके लिए दिया है इन्होंने 2123/2123। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला बनाया कैसे, ठीक है। तो ये हमारे आधे जबड़ों के लिए है। अब इसका ये आप 2 से इंटू कर दीजिए तो अपने दांत कितने हो जाएंगे। तो गाइस ये अपने ऊपरी एवं निचले जबड़े के आधे आधे दांतों की व्यवस्था है, और इसका आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके टोटल 32 दांत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने वयस्कों में हो गए 32 दांत, और ये मैंने टाइप कर दिया यहाँ, ये अपने बॉयस यानी कि यंगेस्ट में अपने 28 दांत पाए जाएंगे, और जो शिशु हैं शिशु में पाए जाएंगे हमारे 20 दांत, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल ध्यान से करना है ये तीनों को, ठीक है। एंड इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद दिया है एनेमल से बनी दांतों को चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। तो गाइस जो दांत है ना, ये दांत हमारा जो कठोर है, तो ये हड्डी नहीं है गाइस, ये एनेमल है,
एनामल से बना रहता है और ये ही हमारे भोजन को चबाने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसका जो ऊपरी भाग है ये बना रहता है हमारा डेंटाइन से, इसका ध्यान रखना, ऊपरी भाग हमारा डेंटाइन से बना रहता है। और इसके बाद एनामल से ये हमारी सतह होती है, ठीक है, आगे आगे वाली। इसके बाद बात करते हैं जिह्वा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशी अंग है जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा की आधार से जुड़ी होती है, ठीक है। जिह्वा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पिप्पल यानी पैपिला होते हैं जिनमें कुछ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। तो गाइस देखिए यहाँ ध्यान से देखिए आप, जिह्वा यानी जीभ, जीभ है ये आपने एक ऐच्छिक पेशी है, यानी आप अपनी इच्छा से इसे घुमा सकते हैं, इसे रोक कर रख सकते हैं, ठीक है। और ये स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य होती है, कहीं भी ये घूम सकती है। देखिए आप घुमा के देख लीजिए अपने मुंह के अंदर, ये जुड़ी किसके द्वारा रहती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ये अपने किसके द्वारा जुड़ी रहती है, फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है, इसको आप अंडरलाइन ध्यान से कर लेना। और फ्रेनुलम के द्वारा तो जुड़ी रहती है लेकिन कहाँ पर, मुख गुहा की आधार से जुड़ी रहती है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेनुलम जिह्वा हमारी जुड़ी रहती है फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा की आधार से जुड़ी रहती है, ठीक है। और बात चल रही है जिह्वा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पेपल। गाइस आप एक छोटा सा कांच लेकर अपनी जीभ को बाहर निकाल कर देख सकते हैं, उस पे से हल्के हल्के से छेद से पाए जाएंगे। जैसे हमारे हाथ पे ये रोम निकलता है बाल, वैसे ही हल्के हल्के छेद पाए जाते हैं, ठीक है। उन्हें बोलते हैं पिप्पल यानी पैपिला, ठीक है। और उन पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं जिनसे हम स्वाद ले सकते हैं भोजन का, कि तीखा है, चटपटा है, मीठा है, खट्टा है, ठीक है। तो ये अलग अलग ग्रंथियाँ होती हैं हमारी जीभ पर भी। और आपको क्वेश्चन आ सकता है नीट में से, याद रखना, ध्यान से सुनिए, आप नोट डाउन कर लीजिए आपकी कॉपी में, ठीक है, कि जीभ किस किस मांसपेशियों से बनी होती है, ठीक है। जीभ की संरचना किस मांसपेशियों से बनी होती है, जीभ की संरचना किस मांसपेशियों से बनी रहती है। तो आपका आंसर है कंकालीय मांसपेशी, ध्यान से सुनिए, जीभ की संरचना कंकालीय मांसपेशियों से बनी रहती है, ठीक है। गाइस ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आप कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको अलग से एमसीक्यू की भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और ठीक है आगे चलते हैं। इसके बाद मुख गुहा एक छोटी सी ग्रसनी में खुलती है। गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, मुख गुहा एक छोटी सी ग्रसनी में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पाथ है। मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पाथ है। अपने अंदर जीभ है, जीभ के ऊपर अपना पैलेटाइन हड्डी है। पैलेटाइन हड्डी कहाँ है, दांत से लगाइए अपनी जीभ, दांत से पीछे पीछे करते जाइए, हल्का सा स्पीड ब्रेकर टाइप में आया है, ठीक है। और उसके पीछे और ले जाइए, थोड़ा चिकना चिकना आया है, ये अपनी है पैलेटाइन हड्डी। और इसके अंदर ले जाइए थोड़ा, मतलब चिकना चिकना स्मूथ सा आया, तो ठीक है, यहाँ से हो जाती है अपनी क्या, ग्रसनी स्टार्ट अंदर से, इसके और अंदर से हो जाती है अपनी छोटी ग्रसनी स्टार्ट हो जाती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। गाइस आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख गुहा कहाँ खुलती है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आगे देखा था हमने कि मुख में क्या खुलता है, मुख गुहा, ठीक है। अब मुख गुहा कहाँ खुलती है, छोटी ग्रसनी में। और ये भी पूछा जा सकता है छोटी ग्रसनी कहाँ खुलती है, तो छोटी ग्रसनी खुलती है ग्रसिका में, ठीक है। और छोटी ग्रसनी के होते हैं, छोटी ग्रसनी या ग्रसनी कुछ भी कह दो, ग्रसनी के होते हैं 3 भाग, ठीक है। ग्रसनी के 3 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला है नासा ग्रसनी, 1 मिनट मैं आपको तो गाइस हमारे ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। तो नासा ग्रसनी क्या होती है, नासा ग्रसनी अपना ये मुंह रहता है ना, मुंह यहाँ से जो नाक के 2 छेद रहते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट होती है नासा ग्रसनी, ठीक है। जब आपने देखा होगा कभी कभी कान में जब हमारे दवा डाली जाती है तो हमारे यहाँ क्या, यहाँ से मुख में जो खुलती है ना, एक यूस्टेचियन नली रहती है। कौन सी नली, यूस्टेचियन नली। तो जिसके द्वारा कभी कभी उसका स्वाद हमारे मुंह में आता है, जबकि दवा कहाँ डाली जाती है, कान में, ठीक है। तो पहला क्या हुआ है, नासाग्रसनी जो हमारे कान के यहाँ पाई जाती है, यूस्टेचियन नली द्वारा ये हमारे मुख गुहा में खुलती है, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या है, मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी और ग्रसनी एक ही है जो हमारे मुख में खुलती है जिससे हम भोजन लेते हैं, और ये वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ होता है। और इसके बाद मुख के अंदर जाकर जब ग्रसनी ये खुलती है और ग्रसनी के पास में ही ये रहती है हमारी कंठ ग्रसनी, ठीक है। कंठ ग्रसनी में से केवल वायु ही जाती है, कंठ से हम अकेला बोल सकते हैं, ठीक है। और ये
आवाज़ उत्पादन करता है, हमारी ध्वनि उत्पादन में सहायता करता है कौन? कंठ। ठीक है, तो हमारे ग्रसनी के 3 पार्ट हो गए हैं, कंठ ग्रसनी, मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी। जबकि एक बात विशेष ध्यान रखने के तौर पर, विशेष ध्यान रखिए इसको, कि हमारा कंठ ग्रसनी और नासा ग्रसनी दोनों केवल वायु के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनमें से भोजन कभी नहीं जाएगा, याद रखना। ठीक है, आपने देखो कभी कभार फंदा लग जाता है, वो फंदा क्यों लग जाता है? क्योंकि हमारा खाना मुख ग्रसनी के अलावा पास में रहती है इसके कंठ ग्रसनी, तो कंठ ग्रसनी में चला जाता है, इसलिए हमें फंदा लग जाता है। और यहाँ पे एक ये उपास्थि में खांटी ढक्कन आपको दिख रहा होगा, उपास्थि में खांटी ढक्कन भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, ये उपास्थि में खांटी ढक्कन इसीलिए लगा रहता है कि भोजन कंठ ग्रसनी में ना जाए। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम, ग्रसिका एक पतली लंबी नली है। गाइस आप ये नोट्स ध्यान से बनाते जाना, क्योंकि ये आपको बहुत ही यूज़ में आएगा। गाइस ये एक कोटा के नोट्स हैं, जो कि मैं खुद सब्सक्रिप्शन लिया था, मैंने खुद पढ़ा था उससे। ठीक है, तो देखिए, ग्रसिका एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष एवं मध्य पट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार की थैलीनुमा में खुलती है। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं, ग्रसिका एक पतली लंबी नलिका है। आप यहाँ पे ऊपर डायग्राम में देखिए ध्यान से। ठीक है, ये हमारा है मुख गुहा, ये देखिए आप डायग्राम में, ये है मुख गुहा। और मुख गुहा के बाद ये हमारी कहाँ है? कर्णपूर्व ग्रंथि कहाँ से मिलती है हमारी? ये नासा ग्रसनी जा रही है। ठीक है, इसके बाद ग्रसनी है। ठीक है, मुख गुहा के बाद आई ग्रसनी। और ग्रसिका क्या है? ग्रसिका एक पतली लंबी नलिका है। ठीक है, ग्रसिका पतली लंबी नलिका, इसकी लंबाई कितनी होती है गाइस? इसको नोट करिए ध्यान से। इसकी लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। और ग्रसिका कौन सी पेशी की बनी रहती है? ये कई बार पूछा जा चुका है कि ये किस पेशी की बनी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, ग्रसिका का ऊपरी भाग कंकालीय पेशी का और निचला वाला भाग रहता है आरेखित पेशी का। ठीक है, ऊपरी वाला भाग हो गया अपना कंकालीय पेशी का बना रहता है। ठीक है, और नीचे वाला भाग आरेखित पेशी का बना रहता है। ठीक है, ध्यान से। तो और बीच वाला भाग कंकालीय एवं आरेखित दोनों पेशी का मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और ग्रसिका एक पतली लंबी नली है। ठीक है, जो गर्दन, वक्ष एवं मध्य पट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार के थैलीनुमा आमाशय में खुलती है। तो ग्रसिका अपने कहाँ कहाँ से जा रही है? गर्दन से, वक्ष से एवं मध्य पट यानी छाती के बीच से होते हुए खुल कहाँ रही है गाइस? पिछले वाले भाग में, यानी अपनी छाती के पीछे वाले भाग में। ठीक है, छाती के पीछे वाले भाग में जे आकार की थैलीनुमा संरचना आमाशय में खुलती है। ये गाइस देख रहे हैं आप, यही एक आमाशय की संरचना है। ठीक है, यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस लेसन का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज अगले लेक्चर में हम करेंगे आमाशय का डिस्कस। आज के लिए हम इतना ही यहाँ तक करेंगे। और गाइस पूरे नोट्स ध्यान से बना लेना, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट हैं। और ये मेरी गारंटी है कि नीट से इससे जो डिटेल किया मैंने, इससे बाहर नहीं जाएगा। और बाहर नहीं, मैंने पूरा ही डिटेल किया है, जो कि एनसीईआरटी में आपके इतना डिटेल नहीं दिया। इसीलिए बंदे एनसीईआरटी को इतने डिटेल से नहीं पढ़ पाते, खासकर हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की आपके मन में कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझे। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं कल।